आज हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं भारत में शुरुआती दौर के जो राजनीतिक संगठन थे उनसे जुड़े हुए। जी। देखते हैं कि कांग्रेस बनने से पहले कैसे ये संगठित राजनीतिक चेतना पनप रही थी भारत में। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है क्योंकि अक्सर सारी बात कांग्रेस से शुरू होती है, बिल्कुल, पर नींव तो पहले पड़ रही थी। हाँ वही देखना है, ये छोटी बड़ी कोशिशें क्या थीं, क्या सोच थी इनके पीछे। जी, उस वक्त का माहौल कैसा था, लोग क्या सोच रहे थे? तो चलिए खोलते हैं इन दस्तावेजों को। सबसे पहले जिक्र है राजा राम मोहन राय का। उन्हें तो खैर आधुनिक भारत का एक तरह से रास्ता दिखाने वाला माना जाता है। हाँ बिल्कुल, सुधारक थे वो। उनके साथियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा बनाई। मतलब आम भाषा में राजनीति और सुधारों पर बात करने की कोशिश। हाँ, और ये बहुत जरूरी था। ये दिखाता है कि राजनीतिक सोच अब सिर्फ कह लीजिए ऊंचे तबके तक नहीं थी, उसे आम लोगों तक ले जाने की जरूरत महसूस हो रही थी। सही। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए देखे 1838 में कलकत्ता में जमींदारी एसोसिएशन बनी, लैंड होल्डर सोसाइटी। अच्छा, लैंड होल्डर सोसाइटी। तो जैसा नाम से लग रहा है ये खास जमींदारों के लिए थी। मतलब क्या सिर्फ अपने हितों की ही बात? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो बिल्कुल जमींदारों के हितों की रक्षा ही था। द्वारकानाथ टैगोर जैसे बड़े जमींदार इसमें शामिल थे। लेकिन इसकी खास बात ये थी, ये शायद भारत की पहली ऐसी संस्था थी जिसने बाकायदा मतलब संगठित होकर अर्जियों और याचिकाओं के जरिए संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगे रखना शुरू किया। अच्छा, तो इसने एक रास्ता दिखाया, आप कह सकते हैं। दिलचस्प। यानी विरोध का एक सलीकेदार ऑर्गेनाइज्ड तरीका। अच्छा, इसके बाद कहानी महाराष्ट्र पहुंचती है। पूना सार्वजनिक सभा 1870, एमजी रानाडे और जीवी जोशी। जी हाँ, पूना सार्वजनिक सभा। और इसने तो एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था। क्या? 1875 में इस सभा ने सीधे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को, मतलब लंदन में ब्रिटिश संसद को, एक याचिका भेज दी। अरे वाह! और उसमें भारत के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। सीधे ब्रिटिश संसद में अर्जी? ये तो उस जमाने में बहुत बहुत हिम्मत और दूर की सोच वाली बात रही होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि भारतीय अब सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं, सीधे लंदन में बैठे हुक्मरानों तक अपनी बात पहुंचाने का साहस और तरीका दोनों ढूंढ रहे थे। सही कहा। और यहीं से धीरे धीरे इन संगठनों का दायरा भी वो अखिल भारतीय होने लगा, सोच बड़ी होने लगी। और इसी कड़ी में शायद सबसे अहम नाम आता है 1876 में कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। हाँ, इसे तो कांग्रेस से पहले की सबसे अहम अखिल भारतीय संस्था माना जाता है ना? बिल्कुल सही कहा। इसे पहली राष्ट्रवादी संस्थाओं में गिना जाता है। इसका नजरिया ज्यादा व्यापक था, मतलब सिर्फ किसी एक वर्ग या इलाके तक सीमित नहीं था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अपनी कहानी भी तो गजब की है। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। सिविल सेवा परीक्षा पास की। जी, 1869 में। पर अंग्रेजों ने कोई तकनीकी बहाना बनाकर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया, निकाल दिया। हाँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बंगाली पत्रिका निकाली, लोगों को जगाया। बिल्कुल, जनचेतना फैलाई और बाद में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। ये दिखाता है कि कैसे कोई व्यक्तिगत अन्याय भी एक बड़ी लड़ाई की चिंगारी बन सकता है। निश्चित रूप से। और देखिए, सिर्फ यही नहीं, और भी कई संगठन थे। जैसे 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अच्छा। हाँ, इसमें राजेंद्र लाल मित्रा, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग थे। फिर 1877 में सैयद अमीर अली ने कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन बनाई, मुसलमानों के हितों के लिए। और एक वो हिंदू मेला भी था शायद नवगोपाल मित्रा का 1867 में। हाँ, बिल्कुल, हिंदू मेला। राजनारायण बोस की प्रेरणा थी उसके पीछे। उसका जोर आत्मनिर्भरता, स्वदेशी चीजों पर था। मतलब राष्ट्रीय गौरव जगाना, अपनी चीजें अपनाना। जी, अपनी तरह का एक अनूठा प्रयास था वो। इसके अलावा जॉर्ज थॉमस की बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी 1843 में, और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। हाँ, बॉम्बे वाली, जिसके संस्थापकों को बॉम्बे के त्रिमूर्ति कहते थे, फिरोज शाह मेहता, केती तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। बिल्कुल, तो ये सब नाम अहम हैं। तो कुल मिलाकर देखें, कांग्रेस के आने से पहले ही अलग अलग तरह के समूह अलग अलग तरीकों से, चाहे वो जमींदार हों या पढ़े लिखे मध्यवर्गीय लोग या फिर राष्ट्रवादी विचारक, हाँ, सब अपने अपने ढंग से राजनीतिक लामबंदी और जागरूकता की कोशिश में लगे थे। एकदम सही कहा।
ये सारी संस्थाएं उस उबलते हुए राजनीतिक माहौल का सबूत हैं जिसने आगे चलकर एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल ली। हाँ, ये जरूर है कि सबके तरीके, मुद्दे, पहुंच सब अलग-अलग थे, लेकिन दिशा एक ही तरफ इशारा कर रही थी, संगठित होकर अपनी आवाज उठाना। तो कह सकते हैं कि इन शुरुआती संगठनों ने मिलकर वो जमीन तैयार की जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन का पौधा पनप सका, भले ही शुरुआत में सबके हित और रास्ते थोड़े अलग दिखते हों। और यही एक सोचने वाली बात भी उठती है ना? क्या? कि इन शुरुआती संगठनों की ये जो विविधता थी, कोई जमींदारों की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों की, कोई स्वदेशी की, कोई सीधे संसद में अर्जी दे रहा है, इस विविधता ने आगे चलकर जो राष्ट्रीय आंदोलन बना, उसके चरित्र को कैसे घड़ा होगा? क्या इसने उसे ज्यादा मजबूत बनाया, ज्यादा समावेशी बनाया, या फिर इसमें अंदरूनी तनाव की बीज भी बो दिए? ये सवाल आज भी सोचने लायक है।